नमस्कार दोस्तों। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट 4 प्रकाश रसायन के बारे में बात करेंगे। प्रकाश रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की। वे अभिक्रियाएं जो विशिष्ट तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, उन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है, प्रकाश संश्लेषण। यह एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में और दृश्य या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में। तो यह एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। जब प्रकाश किसी अणु से टकराता है तो वह अणु उत्तेजित हो जाता है और वह आगे उत्पाद में बदलता है। यह इसमें एक बेसिक नियम है प्रकाश रसायन में। अब बात आती है कि अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं व ऊष्मीय थर्मल रिएक्शंस। दोनों में अंतर क्या होता है ये हम बात करते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती हैं और जो ऊष्मीय अभिक्रियाएं हैं ये प्रकाश के अलावा अंधेरे में भी हो सकती हैं। थर्मल रिएक्शंस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है सामान्यतया, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। थर्मल रिएक्शंस में ताप गुणांक अधिक होता है क्योंकि यहाँ पर ताप का प्रभाव पड़ रहा है, तो ताप गुणांक भी क्या होगा, अधिक होता है। जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में ताप गुणांक बहुत कम होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकाश का अवशोषण होता है, इसलिए इनके लिए डेल्टा जी का मान धनात्मक होता है। जबकि थर्मल रिएक्शंस जो स्वतः अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है। थर्मल रिएक्शंस में अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक मिलाने पर उनका वेग परिवर्तित हो जाता है, अर्थात उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में जो प्रकाश संवेदक अभिक्रियाएं होती है, फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस होती हैं, उनके लिए प्रकाश संवेदक आवश्यक होता है। प्रकाश संवेदक प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने का काम करता है। अब बात करते हैं जैसे इनकी प्रकृति कैसी होती है। थर्मल रिएक्शन साधारण प्रवृत्ति की होती है। साधारण का मतलब या तो एक पद में संपन्न हो जाएगी या दो पद में संपन्न हो जाएगी। जबकि ज़्यादातर जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो श्रृंखला अभिक्रियाएं होती है जो कई स्टेप्स में पूरी होती है। प्रकाश रासायनिक चयनित होती है, सेलेक्टिव होती है, अर्थात किसी विशेष बंध को तोड़ने के लिए विशेष प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये इसका लाभ है प्रकाश फोटोकेमिस्ट्री का, कि हम जिस बंध को तोड़ना चाहते हैं वही टूटेगा, उसके लिए एक विशेष प्रकाश डालने की आवश्यकता पड़ती है।
थर्मल रिएक्शंस चयनित नहीं होती है। थर्मल रिएक्शंस में 10 की घात 4 से लेकर 10 की घात 5 किलो कैलोरी प्रति मोल परास की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में 23 से 230 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये तो मैंने बात की जो मुख्य अंतर था थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शन में, उसकी बात की। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश अवशोषण के नियम क्या होते हैं, किस प्रकार से प्रकाश का अवशोषण होता है और उसका जो अवशोषित प्रकाश है उसकी तीव्रता किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। आपके सामने एक माध्यम है, समांगी माध्यम है। जब इस पर कोई लाइट गिरती है तो उसका कुछ भाग अवशोषित होता है और कुछ भाग पारगमित हो जाता है तथा कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। यहाँ दर्शा रखा है I O क्या है, आपतित प्रकाश की तीव्रता, IA अवशोषित प्रकाश की तीव्रता, IT है पारगमित प्रकाश की तीव्रता और IR है परावर्तित प्रकाश की तीव्रता। कुल मिला के जो प्रकाश पदार्थ पर गिर रहा था वह 3 भागों में डिवाइड हो रहा है, I O बराबर IA प्लस IR प्लस IT। IR का मान काफ़ी कम होता है इसलिए इसे नगण्य मान सकते हैं, इसलिए जो आपतित प्रकाश वो 2 में डिवाइड हुआ, अवशोषित प्रकाश और पारगमित प्रकाश में डिवाइड हुआ। जो प्रकाश अवशोषण का जो मूलभूत जो नियम है, ये नियम दिया था लैम्बर्ट का नियम। तो लैम्बर्ट का नियम क्या होता है कि जब किसी समांगी माध्यम पर एकवर्णी प्रकाश गिराया जाता है तो माध्यम की मोटाई क्या है यहाँ पर x के सापेक्ष आपतित किरणों की तीव्रता में हुई कमी किसके समानुपाती होती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती I के होती है। ये लैम्बर्ट का नियम है। अब इसके बाद में इस नियम में थोड़ा सुधार करके बीयर ने अपना एक जो स्टेटमेंट दिया, बीयर ने किसकी बात की, सांद्रता की बात की, कि जो आपतित प्रकाश की तीव्रता में जो कमी हो रही है वह किस पर निर्भर करेगी, तीव्रता के साथ साथ सांद्रता पर भी निर्भर करेगी। तो अब मैं बात करें जैसे पूरा स्टेटमेंट क्या होगा, बीयर लैम्बर्ट नियम के अनुसार जब किसी समांगी माध्यम पर एकवर्णी प्रकाश गिराया जाता है तो माध्यम की मोटाई के साथ आपतित प्रकाश की तीव्रता में हुई कमी आपतित तीव्रता के साथ साथ उस माध्यम की सांद्रता पर भी निर्भर करती है। अब जैसे इसको अगर आगे सोल्व करते हैं तो इसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे, रीअरेंज किया और इस प्रकार से अपने लिखा। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर यहाँ पर I O था और जब यहाँ से निकला प्रकाश IT, तो 2 लिमिट्स के मध्य इसका समाकलन कर देंगे और ऐसे ही इसकी मोटाई क्या थी x, तो x बराबर 0 से x बराबर x के मध्य इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन करने के बाद में हमारे सामने ln I/O अपॉन IT आया बराबर KCx, और इसको नेचुरल लॉग बेस 10 में चेंज करने के लिए हमें इसको 2.303 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारे सामने log I/O अपॉन IT और K 2.303 Cx ये हमारे पास आ गया। और इसको सबको ये जो पार्ट है इसको हमने मान लिया एप्सिलम, जिसको बोलते हैं एप्सिलम। तो log I/O अपॉन IT बराबर एप्सिलम Cx। एप्सिलम क्या है, मोलर विलोपन गुणांक, C का क्या है, सांद्रता है, x उसकी मोटाई। तो जो log I/O अपॉन IT है इसको A मानेंगे। A क्या होती है, अवशोषणांक बोल देंगे, एब्जॉर्बेंस बोल देंगे इंग्लिश में, या ऑप्टिकल डेंसिटी बोल देंगे। और एप्सिलम मैंने बोला ही आपको पहले, मोलर विलोपन गुणांक। अब देखो मोलर विलोपन गुणांक की परिभाषा क्या होगी, यदि इस विलयन की सांद्रता 1 मोल हो और इसकी लंबाई क्या है 1 सेंटीमीटर हो, तो जो अवशोषकता किसके बराबर होगी, मोलर विलोपन गुणांक के बराबर होगी। आगे इसमें जो मोलर विलोपन गुणांक है और जो ट्रांसमिटेंस जिसको बोलते हैं पारगम्यता, उसमें संबंध होता है A बराबर log I1 अपॉन T, ये संबंध होता है। अब जो बीयर लैम्बर्ट का नियम है उसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ln IT अपॉन I0 बराबर माइनस KCx।
ln को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ एक्सपोनेंशियल लग जाएगा, तो e की पावर माइनस के सी एक्स, और I0 को इधर लिख लिया, तो ये हो गया IT बराबर I0 e की पावर माइनस के सी एक्स। अब बात करते हैं इसकी सीमाएं क्या होती है। बीयर लैम्बर्ट नियम की जो पहली कंडीशन है कि आपतित प्रकाश एकवर्णी होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए, प्रयोग के दौरान ताप स्थिर होना चाहिए, और प्रयोग के दौरान विलेय का संगुणन अर्थात संगुणन होकर बड़ा पार्टिकल नहीं बने, और वियोजन, जल अपघटन आदि नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस फॉलो नहीं की जाएगी तो आपके रिजल्ट में थोड़ी सी त्रुटि आएगी, इसलिए इन बातों का प्रयोग के दौरान ध्यान रखा जाता है। धन्यवाद।